Hello students, welcome to the physics class. Today we are going to start the new chapter. जैसे आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट. सो इलेक्ट्रिक सर्किट को स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी जो है आप इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ चुके हो और जो उसके अंदर जो है अपने जो सीरीज़ और पैरेलल में हम रेसिस्टर्स को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं वो सब डिस्कस किया था. ओम्स लॉ भी पढ़ा था. लेकिन यहाँ पर जो है हम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स की बात कर रहे हैं. तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी नेटवर्क है. नेटवर्क का मतलब क्या होता है? द ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड सर्किट्स मेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक सोर्स और इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स का क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं. सर्किट एलिमेंट्स में रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, डायोड, ट्रांजिस्टर एक्सेट्रा होता है और ये सब मिलके नेटवर्क बनाते हैं. जैसे कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है उससे आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, लेकिन इंडक्टेंस जो है आपके लिए एक नई टर्म है. तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंडक्टेंस होता क्या है. एक नॉर्मल जो है स्ट्रेट वायर होता है, उसको अगर कॉइल के फॉर्म में इस तरीके से फॉर्म बाउंड कर दिया जाता है और फिर इसको हम एनर्जी स्टोरेज के लिए काम में लेके आते हैं और इसमें एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में रिजर्व्ड रहती है. तो इस तरह के कंपोनेंट्स को हम इंडक्टर्स कहते हैं और इस फिनोमेना को इंडक्टेंस कहा जाता है. सो बेसिकली ये सारे कंपोनेंट्स यानी कि जो हमारा एनर्जी सोर्स है और जो हमारे सर्किट एलिमेंट्स हैं, ये सब मिलके एक नेटवर्क को बनाते हैं. यहाँ पर हमारे पास में जो है एक फिगर जो है 6.1 है, इसके अंदर एक नेटवर्क जो है वो दे रखा है. उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारी ब्रांच. किसको कहते हैं? जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है इसके अंदर करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो एक ब्रांच हो गया. ये CD है, इसमें भी करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो ये ब्रांच हो गया. ये आपकी अगेन करंट कांस्टेंट है, तो ये भी हमारा ब्रांच हो गया. तो यानी नेटवर्क का वो पार्ट जहाँ पे करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है उसको हम ब्रांच कहते हैं. यहाँ पर AB, BF, BC, C जो है वो सर्किट की ब्रांचेस हैं. उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट जो है नोड पॉइंट है. नोड पॉइंट में जैसे इसमें अगर हम इसको नोड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो इसको जो है नोड पॉइंट कर सकते हैं. जैसे ये हमारा F पॉइंट है, नोड है. लेकिन नोड में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जहाँ पर 3 से ज़्यादा वायर्स जो होते हैं वो मीट करते हैं तो वो हमारा नोड पॉइंट जो है कहलाता है. 3 से कम नहीं होने चाहिए. मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर 3 या 4 वायर्स आकर मीट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नोड पॉइंट्स कहते हैं. और हम अपने फिगर में BCFE जो है उनको नोड पॉइंट्स बोल सकते हैं. उसके बाद आता है लूप. ब्रांच में एक ब्रांच जो होती है वो ओपन रहती है, स्ट्रेट पाथ होता है. लेकिन लूप में क्या होता है कि हम जहाँ से चलना शुरू करते हैं वहीं पे अगर ख़त्म करते हैं तो उसको हम लूप कहते हैं. जैसे अगर हम C से D की तरफ जा रहे हैं, जैसे सपोज C से D की तरफ जा रहे हैं, फिर हम वापस घूम के इस तरीके से वापस C पॉइंट पे आ जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लूप कहते हैं. ये क्लोज्ड पाथ होता है. उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक्टिव एंड द पैसिव सर्किट्स. तो जो हमारा फिगर है उसके अंदर भी हम एक्टिव पैसिव देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप जैसे इस वाले पार्ट की अगर बात करते हो, उस वाले पार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो है एनर्जी सोर्स प्रेजेंट रहता है. तो जिसके अंदर एनर्जी सोर्स प्रेजेंट रहता है उसको तो हम एक्टिव सर्किट कहते हैं. और इस वाले पार्ट में क्योंकि एनर्जी सोर्स प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम पैसिव सर्किट कहते हैं. तो जिसके अंदर एनर्जी सोर्स प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रिक सोर्स या एनर्जी सोर्स प्रेजेंट रहता है, उसको एक्टिव सर्किट कहते हैं. जिसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहता है उसको हम पैसिव सर्किट कहते हैं. उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है लीनियर इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस भी हमारे लिए समझना ज़रूरी है. जैसे हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उसके अंदर अगर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट जो है फ्लो करना शुरू कर देती है. लेकिन जब करंट फ्लो करती है तो जो सर्किट है उस चीज़ को अपोज करने की कोशिश करता है. जो सर्किट की प्रॉपर्टी होती है इसको हम इंडिपेंडेंस कहते हैं. और अगर सपोज आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया है बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडिपेंडेंस एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो अगर स्ट्रेट लाइन मिलती है तो उसको हम लीनियर इंडिपेंडेंस कहते हैं. अब हमें स्टार्ट करना है. जो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आ रहा है वो आपका किरचॉफ्स लॉ है. सो बेसिकली जब हम लॉ पढ़ते हैं तो हमें उसकी एप्लीकेशन भी पता होने चाहिए. जो किरचॉफ थे, जो एक 1842 में उन्होंने, रॉबर्ट किरचॉफ ने 2 लॉज जो है इंट्रोड्यूस करे थे. और इसका यूज़ क्या है, इससे पहले हमने ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं. ओम्स लॉ में हम करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन वहाँ पर ये कंडीशन ये थी
कि सिर्फ जो हमारे सिंपल सर्किट्स होते हैं उसके लिए वो एप्लीकेबल होता है, लेकिन जब हमारे पास सर्किट्स कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे तो हमारे पास कुछ डिफरेंट जो है डिफरेंट लॉज होने चाहिए। तो किरचॉफ ने बेसिकली उन्हीं लॉज को इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के अंदर करंट, पोटेंशियल डिफरेंस या रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो बेसिकली अब हमारे पास में ये हमें समझ में आ गया है कि किरचॉफ ने जो है हमें 2 लॉज दिए थे। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं कि फ़र्स्ट लॉ क्या है। जो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है बेसिकली जो है, अब हमें स्टार्ट करना है कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम जंक्शन लॉ या करंट लॉ भी कहते हैं। कई जगह पर इसको आपको जो है शॉर्टकट में जो है ये केसीएल लिखा हुआ, शॉर्टकट में जो है आपको ये केसीएल लिखा हुआ मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने फिगर को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, सो आप इजीली यू कैन विजिबल द जंक्शन। और इसमें अगर हम देखते हैं तो आप यहाँ देखोगे कि जो ओ पॉइंट है उसके ऊपर जो है हमारे पास में जो है 5 डायरेक्शन से जो ये ओ पॉइंट है इसमें हमारे पास में जो है 5 पर जो है इसकी ब्रांचेस हैं, करंट आ रही है। लेकिन करंट की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। अगर हम I1 और I2 की बात कर रहे हैं तो करंट जो है इनवर्ड है, लेकिन अगर हम I3, I4 और I5 की बात करते हैं तो करंट क्या है, आउटवर्ड है। सो बेसिकली आपको क्या समझना है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है इसमें अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ जंक्शन इन द सर्किट इज़ ज़ीरो। मतलब जितनी भी करंट जो है अंदर जंक्शन के अंदर एंटर कर रही है उसका सम जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर हम जब सम करते हैं तो हमें एक साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ों को हम प्लस में रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ चीज़ों को हम माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आपको ये साइन कन्वेंशन जो है, देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऑल द करंट्स कमिंग इन टूवर्ड्स जंक्शन, जो करंट जितनी भी जंक्शन के अंदर जो है एंटर कर रही है उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, और जो करंट जो जंक्शन से बाहर निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं। सो इसी के अकॉर्डिंगली जैसे अभी हमने जस्ट अभी देखा था अपने फिगर के अंदर कि I1 और I2 जो है वो एंटर कर रही है, तो I1 I2 पॉजिटिव होगी, लेकिन I3 I4 और I5 जो है वो बाहर निकल रही है तो इसलिए वो नेगेटिव होगी। सो फाइनली हमारे पास में ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। एंड अगर हम I3 I4 I4 को ट्रांसपोजिशन से दूसरे साइड लेके जाते हैं RHS में, तो हम इस फाइनल रिजल्ट को इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि द समेशन ऑफ इनकमिंग करंट्स विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट्स। So at any junction sum of all the currents coming is in always equal to sum of all the currents going out. It means there is no charge accumulation at any point of circuit. इन अदर वर्ड्स, और दूसरा होता है कि क्योंकि हम जानते हैं कि जो करंट और चार्ज का आपस में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। सो करंट इक्वल टू रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज, तो हम ये कह सकते हैं कि जितना चार्ज जो है एक जंक्शन पे एंटर कर रहा है वो जो चार्ज है वो लीव करने वाले चार्ज के इक्वल होगा। सो बेसिकली हमें यहाँ पर फाइनली जो है हमें समझ में आ गया कि किरचॉफ ने फर्स्ट लॉ जो करंट लॉ दिया था उसका बेसिक क्या था, और हमें ये भी समझना है कि ये बेसिकली करंट लॉ है। लेकिन इसके साथ साथ में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी ध्यान रखनी है। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका ये जो लॉ होता है वो ओपन और क्लोज सर्किट्स दोनों के लिए वैलिड होता है। लेकिन जब हम सेकंड लॉ की बात करेंगे, जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है जिसको हम वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, जिस KVL से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द क्लोज सर्किट्स। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट लॉ एंड द सेकेंड लॉ। सो ये आप ध्यान रखें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ जो हमने डिस्कस कर लिया। फर्स्ट लॉ का जो हमारा बेसिक कंक्लूजन है वो ये है कि जो जितनी करंट एंटर हो रही है उसका सम जितनी करंट लीव हो रही है उसके सम के बराबर होता है। एक सिंपल इक्वेशन आपको याद रखनी है। लेकिन जो हमारा सेकेंड लॉ है या वोल्टेज लॉ है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन अगर इसमें हम एक सिंपल एग्जांपल लेकर इसको इजीली हम समझ सकते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच क्लोज्ड लूप, किसी भी इसमें हम एक पहले क्लोज लूप सेलेक्ट करते हैं, उसमें एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग इन डिफरेंट ब्रांचेस, इसका देयर रेस्पेक्टिव रेसिस्टेंस, इसका मतलब है कि किसी भी ब्रांच में आप क्या करोगे, अगर करंट और उसके रेसिस्टेंस को मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली उसका जो सम होगा वो टोटल EMF के बराबर होगा। तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन आती है वो ये वाली आती है।
दिस इज़ योर फाइनल इक्वेशन। मतलब क्या हुआ कि हमने एक लूप सेलेक्ट किया, उस लूप के अंदर जितनी भी करंट फ्लो हो रही है उसको उसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको हमने सम अप कर दिया, तो वो उसमें जितने भी इलेक्ट्रिक सोर्सेज हैं उसके जो ईएमएफ है उसके बराबर होगा। लेकिन जब हम, जैसे हमने फर्स्ट लॉ में देखा था कि हमें जो है साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी हमें सेम चीज़ करनी पड़ती है। इट शुड बी नोटेड ऑन अप्लाइंग द किरचॉफ सेकंड लॉ दैट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस इज टेकन पॉजिटिव। तो ये चीज़ भी आपको समझना ज़रूरी है कि इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ये हमारे पास में एक रेसिस्टेंस है और करंट इस डायरेक्शन में आ रही है, इस करंट को हमने आई से रिप्रेजेंट किया और ये हमारा क्या रेसिस्टेंस आर है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, आई आर का। लेकिन अगर हम करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं यानी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हमें नेगेटिव लेना पड़ता है, ठीक है। ये फर्स्ट कन्वेंशन हो गया। अब सेकंड कन्वेंशन हम देखते हैं। सेकंड कन्वेंशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक सोर्स होता है इसके अंदर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अगर आप मूव कर रहे हो तो अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तब तो आपको ईएमएफ को प्लस में लेना है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो आपको ईएमएफ जो है वो नेगेटिव में लेना है। बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस सर्किट की बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। तो अभी हम जैसे इस सर्किट में आपको लूप नज़र आ रहा है। लूप का मतलब क्या हो गया, जैसे ये वाला जो आपने पार्ट लिया है, जैसे इसको थोड़ा सा नीचे मूव करना पड़ेगा। जैसे अगर आप ये वाले पार्ट की बात करो तो ये एक कंप्लीट लूप हो गया। अब इसमें हम क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ये I1 R1 होगा क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो गया। फिर हम ये इसको जो है ये इसके ईएमएफ के बराबर होता है, तो इसको ईएमएफ को एक बार छोड़ देते हैं, हम नीचे आ जाते हैं। जब हम नीचे पहुँचते हैं तो हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या किया, नेगेटिव लिया। तो ये तो करंट और रेसिस्टेंस, रेस्पेक्टिव रेसिस्टेंस का अलजेब्रिक सम हो गया। अब ये किसके बराबर होता है, जो हमारे इलेक्ट्रिक सोर्स के ईएमएफ होते हैं। अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक सोर्सेज हैं, तो इलेक्ट्रिक इसमें हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं इसलिए इसको पॉजिटिव लिया है, और इसमें जो है हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं इसलिए इसको नेगेटिव लिया है। सो फाइनल जो है हमारी जो इक्वेशन होती है, फाइनल इक्वेशन जो है हमारे पास में ये आ जाती है, दिस इज़ योर फाइनल इक्वेशन। अब हम उसके बाद जब हम नेक्स्ट वाला जो इसका सेकेंड लूप है उसके अंदर अगर हम जाते हैं तो सेकेंड लूप में अगर आप देख रहे हो तो इसमें भी आप या तो क्लॉकवाइज चल सकते हो या नेगेटिव, क्योंकि जब मैं इसको अंडरलाइन कर लेती हूँ तो थोड़ा सा मैसी हो जाता है ये फिगर। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास में जो रेसिस्टेंस है वो R2I2 है और नीचे जो आपके पास रेसिस्टेंस है वो R3 है, और सिर्फ हमारे पास में एक ही ईएमएफ सोर्स है जिसको हमने E2 से रिप्रेजेंट किया है। तो पहले तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे क्योंकि इसमें करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, यहाँ पे भी करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी कि I2 R2 जो है वो पॉजिटिव होगा और I1 प्लस I2 R3 वो भी पॉजिटिव होगा। लेकिन इसमें अब हम यहाँ चाहते हैं ये जितना भी करंट और रेसिस्टेंस का जो अलजेब्रिक सम होता है वो ईएमएफ के बराबर होगा, यानी कि ये दोनों चीज़ें जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, आपकी I2 R2 प्लस I1 R2 R3 जो है वो किसके बराबर हो गया, हमारा ईएमएफ सोर्स क्या है, E2। तो हमने साइन कन्वेंशन देख लिया कि अगर हम करंट के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जो हमारा करंट और रेसिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो पॉजिटिव होगा, और अगर हम इलेक्ट्रिक सोर्स की बात करते हैं तो अगर हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो वो भी हमारा पॉजिटिव होता है। और जितना भी ये है अलजेब्रिक सम ऑफ करंट और ये है हमारा, दिस इज़ द सम ऑफ द ईएमएफ इन दैट पर्टिकुलर लूप। सो अभी हमारे पास में ये चीज़ें तो हमें क्लियर हो गई कि हमारा जो किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है उसके अंदर हमें किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ता है। फ्रॉम दीज इक्वेशंस वन कैन फाइंड वैल्यू ऑफ I1 I2 इन द फॉर्म ऑफ R1 R2 E1 E2 कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, दिस लॉ इज़ वैलिड ओनली इन द क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें क्लोज इलेक्ट्रिक, लेकिन जो हमारा फर्स्ट लॉ था वो ओपन और क्लोज दोनों सर्किट्स के लिए एप्लीकेबल था। एंड दिस लॉ इज़ कॉल्ड लूप लॉ विच इज़ सिमिलर टू द ओम्स लॉ, इसको हम लूप लॉ भी कहते हैं। एंड दिस लॉ इज़ ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो बेसिकली जो है हमको ये समझ में आ गया है कि
कौन कौन से जो है हमारे क्या बेसिक्स होते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ का. सो वी आर जस्ट एंडिंग अवर दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.